हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड मीन्स होता है किसी भी चीज का खोजने की कितनी आपके अंदर क्षमता है। अब खोजने मीन्स क्या होता है दोस्तों? जैसे टॉपिक में लिखा है रिसर्च, RESEARCH। अब री मतलब पुनः, सर्च मतलब खोज करना। जो आप पुनः किसी भी चीज का क्या करते हैं? खोज करते हैं, इसी को ही बोलते हैं रिसर्च। लेकिन ये जो रिसर्च आप करेंगे कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और जो भी हो समाज को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। अगर ये रिसर्च को जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जब आप कोई प्रपोजल बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, थीसिस लिखेंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे, सब इसी पे ही छुपा हुआ है। लेकिन और इसी में अगला जो टॉपिक इसी में आपको होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड मतलब होता है क्षमता। आपके पास या आप में कितनी क्षमता है किसी काम करने की, पेशेंस कितना है, अर्थात पुनः खोज करने की क्षमता। अब सोचेंगे ये क्या बात है भाई। अब इसको एक एक समझते हैं। अगर आज नई चीज का आविष्कार नहीं होता, खोज नहीं होता, जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या है, गणितीय विधि से नहीं बल्कि ज्यामितीय विधि से जनसंख्या बढ़ रही है। माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें, भारत की जनसंख्या अगर देखा जाए तो ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है, और खाने पीने की चीज जो है गणितीय विधि से बढ़ रही है। लेकिन आज उन्हीं मानव को पूर्ति करने, उनके खाने पीने चीज की व्यवस्था के लिए किसी ने तो सोचा होगा क्यों हाइब्रिड चावल बनाया जाए, क्यों नहीं हाइब्रिड जो टमाटो होना चाहिए, हाइब्रिड दूध। आज देखते होंगे जिसमें आप सुने होंगे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गोल्ड क्रांति, गुलाब क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब किसका देन है? रिसर्च का ही देन है। अगर इनका खोज नहीं किया गया होता तो आज जो आपके थाली में 3-4 वैरायटी प्रकार के लोग खाना खाते हो, ये किसका देन है? रिसर्च का ही देन है। इसीलिए लोग पढ़ाते होंगे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब किसका देन है? रिसर्च का। लेकिन रिसर्च जब भी होना चाहिए वो कैसा हो? तार्किक हो, साइंटिफिक हो और समाज को बेहतर करने के लायक हो। लेकिन इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता? अब आए इस टॉपिक पे पढ़ते जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 में है। पहला टॉपिक आप इसी में आता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। अब इसका कॉन्सेप्ट मतलब इसके बेसिक अवधारणा को समझो, इसके बेसिक नींव को समझो। दूसरा इसमें क्या होता है आपका? पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है। ये 2 पॉइंट आपको शुरुआत में मिलता है, आपके सिलेबस में लिखा है। अब दोस्तों पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक शुरुआत यहीं से होता है। ये क्या कहता है? पुराने समय में अगर देखा जाए, लोग कोई भी घटना घटती थी, कोई इश्यूज होते थे, इवेंट होता था। इवेंट अगर रोज रोज कोई घटना रोज घटती है, इवेंट मतलब जैसे रोज कोई रोजाना घटना घटे, इवेंट। अगर रोज कोई घटना घट रही है लगातार, जैसे मान लीजिए कि किसी भी आप शहर में हो, जैसे अभी आप देखते होंगे बॉलीवुड में होता घटना, या कभी हॉलीवुड में होती है घटना। लेकिन आजकल हॉलीवुड में अगर देखा जाए तो आपका अमेरिका में लॉस एंजलिस में जिस प्रकार से आग लगा है, अब उसमें क्या हो रहा है? लेकिन ये घटना बार बार तो हुई नहीं, लेकिन लगातार वही 1 हफ्ते से चल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या हो गया? वो घटना घटी। लेकिन यही घटना लगातार जब होने लग जाएगा तो उसको बोलेंगे इश्यूज बन गया, अर्थात वो एक मुद्दा बन गया। लेकिन ये क्या बताना मैं चाह रहा था, पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक, ये क्या कहता था? पुराने समय में अगर कोई ऐसी घटना घटती है, आज भी लोग होता है, लोग कहेंगे ऊपर वाले का मर्जी है, जो होना वही होगा। सब कुछ ऊपर वाले से जोड़ देते थे, ना उसमें कोई आपने लॉजिक सोचा, ना साइंटिफिक देखा। आप ऑर्थोडॉक्स के तरीके से विश्वास करके मान लिया कि ये जो हमारे जीवन में कोई घटना घट रही है सब ऊपर वाले की मर्जी है। क्यों? आप ये नहीं देख रहे हैं कि अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या किसी भी चीज से मैं परेशान हूं, आप उस परेशानी को आप आइडेंटिफाई जब तक नहीं करते हैं, किस बेस पे? तार्किक और साइंटिफिक बेस पे नहीं करेंगे, तब तक आप किस पे लगा देते हैं? ऊपर वाले की मर्जी है, अर्थात ऑर्थोडॉक्स।
यही कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में लोग करते थे, पॉजिटिविस्टिक, लेकिन बाद में किसी ने उस चीज को रियलाइज किया, बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी घटना अगर आपके जीवन में घटती है, समाज में घटती है, या आपके एजुकेशन फील्ड में कोई घटना घटती है, देश में डेमोक्रेसी में कोई घटना घटती है, तो इसके पीछे सब ऊपर वाला नहीं है, इसके जिम्मेदार मानव है। और इस मानव के पीछे कम से कम अगर देखा जाए तो एक दूसरे के मानव आज जैसे कहते हैं आपस में फाइट कर जाते हैं, एक दूसरे का खींचातानी चल रहा है, एक दूसरे के जॉब पे अगर जाते हैं तो वहाँ पॉलिटिक्स खेलते हैं, एक दूसरे कोचिंग से हटाओ, ये सब क्या चल रहा है? ये घटनाएं तो मानव ही कर रहा है ना, ऊपर वाले नहीं कर रहा। तब उसी में लोगों ने तार्किक सोचना शुरू किया, तो अर्थात पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या क्या तार्किक सोचना शुरू किए, और प्लस उसमें आपका साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सोचना शुरू किए। तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविस्टिक एंड पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक ये कहना चाह रहा था कि पुराना कॉन्सेप्ट क्या था, लोग गॉड से जोड़ देते थे, आज भी लोग जोड़ देते हैं, लेकिन जब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये घटनाएं कोई गॉड नहीं, ये मानव के ह्यूमन एक्टिविटीज है या कुछ नेचुरल प्रोसेस होती हैं, बट उसके लिए भी अगर नेचुरल प्रोसेस का जिम्मेदार मानव ही होता है। भाई आप पेड़ काटते चले जाओगे, फिर बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो बोलोगे ऊपर वाला जिम्मेदार है, मानव जिम्मेदार? मानव जिम्मेदार है। आप कहीं जॉब करते हो, कोई आप गाली दे रहा है तो आप उसको सुनते हो, क्यों सुनते हो? या तो आप कुछ गलत काम किए हो तभी सुनते हो, तो कोई ना कोई तो रीजन होता है। यहाँ क्या करता हो, रीजन को ढूंढता है, कारण को ढूंढता है, लॉजिक लगाता है, साइंटिफिक सोचता है। जब ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में बैठा, तब यहीं से क्या हुआ, लोगों ने रिसर्च को और एक तरीके से सोचना शुरू किए। ये आप टॉपिक पढ़ेंगे, पॉजिटिविस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मतलब तार्किक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। और इससे पहले लोग क्या करते थे, ऑर्थोडॉक्स सोचते थे, सब कुछ ईश्वर पे निर्भर कर देते थे या उन्हीं पे निर्भर हो जाते थे। जैसे आज भी लोग हैं, ठीक है, जिंदगी आज है कल नहीं है, इसको तो सबसे खूबसूरत बात है कि एक ना एक दिन सबको जाना है। अगर यहाँ इंसान को ये पता होता कि रहना है, तब तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन ये अच्छी बात है कि एक ना एक दिन सबको जाना है। अब क्या यहाँ राजा, क्या यहाँ रंग। आइए अब टॉपिक हम बात करते हैं दूसरा, स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब ये कहानी यहां से शुरुआत होती है। अब बेस समझ में आ गया। अब स्टेप ऑफ रिसर्च करेंगे। स्टेप ऑफ रिसर्च में जैसे आप छत पे चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, ऐसे आप बढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम है दिया स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप मतलब जैसे मान लीजिए शुरुआत पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज को आप रिसर्च करना है, सपोज करिए, बहुत लोग को पता नहीं होता रिसर्च किस पे करें। रिसर्च क्या है, आप समाज में रहते हो, धरती पे रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो, या अकेले आप कहीं रहते हो, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है ना। जैसे कभी आपको एंजाइटी हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो बहुत से गुस्से में हो रहे हो, जॉब से परेशान हो, घर वालों से परेशान हो, घरवाली से परेशान, या घर वाले से परेशान है, बच्चों से परेशान हो, देश में महंगाई से परेशान हो, ये सब क्या है, यही तो प्रॉब्लम है। जिस दिन आप प्रॉब्लम को समझ गए, आप हर एक चीज का रिसर्च कर डालेंगे। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक कभी आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करेंगे, अगर आपको पीएचडी करना, रिसर्च करना है, तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम है क्या। लोगों को यही नहीं पता प्रॉब्लम क्या है। बहुत से लोग के जीवन में अपनी प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो भटकते रहते हैं। कहाँ जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, बाबा देखो मेरी जिंदगी में क्या तकलीफ। और बाबा तीन ही चीज पकड़ के बैठे, क्या, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 90 है या 95 है, तो इससे वो आंकड़ा लगा लेंगे, या तो ये 35 साल का होगा या तो 30 साल का होगा। अब इससे तीन ही चीजों पकड़ेंगे, क्या, प्रॉब्लम, बेटा आपकी शादी नहीं हो रहा है, दूसरा शादी हो गई तो आपको बच्चे नहीं, तीसरा आपका जॉब की प्रॉब्लम चल रहा है। यही तीन चीज है। अब बाबा उसी बढ़िया आराम से आपको उल्लू बना के लूट रहे हैं। ये लॉजिकली बात समझो, बाकी अलग मैटर है। तो मैं बस एक बात कह दिया, बुरा मत मानना, अगर कोई बाबा भी देखेगा बुरा मत मानना मेरी बात को। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च मीन्स होता है कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, प्रॉब्लम्स। ये जो समस्या है, पहले समस्या को समझो। अगर आपने समस्या को नहीं समझा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो किस पे आप रिसर्च करेंगे। प्रॉब्लम क्या है,
सपोज आप मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आपके जीवन में आपको लगता है प्रोफेसर मुझे बनना है, तो प्रोफेसर बनना है तो कैसे बन नहीं पा रहे, प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है? या तो आप पढ़ाई नहीं डीपली कर पा रहे हो, या आपके पास कंटेंट अच्छे तैयार नहीं हो पा रहे हैं, या तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो आप यही तो प्रॉब्लम है। जैसे बहुत से लोग तैयारी करते हैं, आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करना, अपना पूरा रूम साफ कर देंगे, टेबल ओबल साफ करके किताब लेके बैठ गए। अब एक दिन टाइम टेबल बना लिए, 4 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा सोएंगे, इतने घंटे में यहाँ खेलेंगे, ये करेंगे, सब कुछ कर लिए। फिर 3-4 दिन फॉलो करते, अगले दिन फेल हो जाते हैं। लेकिन अब उनको ये समझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपने पीवाई की क्वेश्चन नहीं किया है, या आपने सिलेबस को नहीं समझा है। तो यही तो पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। जिस दिन आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप धीरे धीरे किसी भी चीज को आप रिसर्च कर लोगे और अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम्स को समझो, और जब प्रॉब्लम समझ जाओगे, इस प्रॉब्लम को बनाओगे आप एक क्या, एक डिजाइन दोगे, एक आकार दोगे। क्या करोगे, डिजाइन। जो आप करोगे डिजाइन दोगे, एक आकार दोगे। आकार, कहीं कहीं आकार बोलते, कहीं कहीं ऐसे समझ जाना। डिजाइन करोगे, एक आकार दोगे, एक फ्रेम बनाओगे, एक ढांचा बनाओगे, जिसपे आप उस चीज को आइडेंटिफाई करोगे। अब ढांचा इसमें क्या दोगे, आकार क्या बनाओगे, आप यही सोचोगे, हाँ मैं ज्यादा सोचता हूँ, बहुत सो जाता हूँ, खाना खा के बहुत गहरी नींद आ जाती है, या मामा ने कॉल किया, लगता है उनकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही है, अच्छा ऐसा हो गया, रिलेशनशिप में फंस गया। आप उसको आकार दे रहे हो, आपकी प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, यही तो होगा ना। जब आप आइडेंटिफाई करोगे, एक डिजाइन बनाओगे, जब आप डिजाइन बना दोगे, इसी डिजाइन के दूसरा स्टेप क्या करोगे, आप डेटा कलेक्शन करोगे। क्या करोगे, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन करोगे, अर्थात जब आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे, अब डेटा क्या कलेक्शन करोगे, अब बैठ के आप सोच के आइडेंटिफाई करोगे अपने आप में, डेटा यही होना चाहिए। क्या डेटा, कि हो सकता है मैं जो पढ़ाई करता हूँ, जो मुझे पढ़ना चाहिए वो मेरे सिलेबस में है नहीं, मैं क्यों पढूं। या जो आप वीडियो किसी का देखते हो, क्या वास्तव में वीडियो मेरे जीवन में इसका काम आएगा कि नहीं आएगा। आप क्या करो, वही डेटा प्राप्त करो, कौन सा मेरे लिए डाटा उपयुक्त है, कौन उपयुक्त नहीं है, अर्थात कौन मेरे जीवन में मदद करेगा, कौन मदद नहीं करेगा। तो उसको आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। अब वो डेटा अपने आप से हिजोन, खुद से बात करके आप कर सकते हो, या किसी की बायोग्राफी पढ़ के आप कर सकते हो। तो प्राइमरी डेटा हो सकता है, और सेकेंडरी डेटा। दूसरे से सीख लेना सेकेंडरी है, और खुद से सीखना प्राइमरी है। तो इसके 2 भागों में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। पी और एस लिख दिया, बस समझिए। जब डेटा आप कलेक्शन कर लोगे, फिर इसी डेटा को आप क्या बनाओगे, सैंपल बनाओगे, एक सैंपलिंग करोगे, अर्थात सैंपलिंग। ये जो आप सैंपलिंग करोगे, अर्थात कभी आप लोग पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर उसकी चयन करोगे, प्रायिकता करोगे, कि भाई जैसे कभी काल आप कॉइन लेते हो, अगर कॉइन को एक बार उछालोगे तो हेड और टेल आने की चांस कितनी बार हो सकती है, एक ही बार। तो ठीक उसी प्रकार से जो सैंपलिंग आप करोगे, प्रायिकता करोगे, तो इसके बेसिक 2 भाग होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होता है, जब आप डेटा कलेक्शन करोगे तो आप सोचोगे कि मेरे जीवन में प्रोबेबिलिटी कितना प्रायिकता है, कितना मेरे लिए प्रायिकता है कि 100% मैं पॉजिटिव तरीके से अगर पढ़ाई करूंगा, क्या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करना अलग मैटर है, फेल होना अलग। सिक्के के 2 पहलू है। जैसे हमने कॉइन्स उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जरूर है, कोई न कोई होगा। या तो आप एग्जाम पास करोगे या तो फेल हो जाओगे, कोई न कोई चीज होगा। लेकिन इतना, इन दोनों में से कोई चीज नहीं, यही 2 होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो एक्सीडेंटल होगा। पॉजिटिव मतलब एग्जाम अगर आप ढंग से दोगे जरूर पास हो जाओगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर सही तरीके से संस्था एग्जाम करवाती होगी। मैं किसी बच्चे से अगर पूछूं कि भाई स्टेप बाय स्टेप अगर उसने आंसर दिया, तो प्रोबेबिलिटी 100% वो बच्चा पास होगा। जो टॉपिक मैं बताया, अगर वो टॉपिक पेपर में फंस गया, उसके लिए अच्छा बैठ गया, तो पास हो जाएगा। अब पता चला वो टॉपिक जो मैंने बताया वो पेपर में है नहीं, संस्था ने वो जो इंस्टीट्यूशनल है उस क्वेश्चन को अप्लाई नहीं किया, तो उसके लिए क्या होगा, नहीं होगा। यही बात है, सैंपलिंग मतलब प्रोबेबिलिटी होना, पॉजिटिव की बात
और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब होता है एक्सीडेंटल होना। कभी कल आपको लगता होगा एक्सीडेंटल, आप कभी कल कुछ चीज़ें ऐसी घट जाती है लाइफ में जिससे कोई चीज़ आप उम्मीद नहीं किए होते, वो भी चीज़ें आप पा जाते हैं। पता चला मैं ए की तैयारी करा, कोई बी का ऑप्शन और तैयारी करने लगा, बी पे ध्यान दिया, अचानक मेरे पास ए की डिग्री आ गई, या ए में क्वालिफाई कर गया, वही एक्सीडेंटल है। ये दो तरीके से हम क्या करते हैं, सैंपलिंग बनाते हैं। अब अपने जीवन में कैसे लागू करोगे रिसर्च में, सैंपलिंग बनाओगे। ठीक है, अगर आज से मैं पेपर 1 पेपर 2 की बढ़िया से तैयारी करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ अच्छा नंबर तो जरूर आएगा। और बेहतर करूंगा तो एक्सीडेंटल जरूर है, इसके आधार पे हो सकता है नेट ना हो लेकिन पीजीटी या टीजीटी में क्वालिफाई कर जाओ, वो आपके लिए एक्सीडेंटल होगा। जब आप इसमें और आगे पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक है, सैंपलिंग है, वो अलग मैटर है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब आइए सैंपलिंग के बाद अगला बात करता है कौन सा चीज आता है दोस्तों, जब सैंपल आप बना लोगे, अब अगला क्या करोगे आप, इसका बनाओगे प्रपोजल। प्रपोजल, अब प्रपोजल जब बनाओगे, प्रपोजल मतलब ये नहीं प्रस्ताव जिसको बोलते प्रस्तावना, वो नहीं, प्रपोजल जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। जैसे आप शुरू में किसी चीज का एक फ्रेम बनाना, आप फ्रेम बनाओगे, टाइम टेबल लिखोगे, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, फिर इतने बजे पढ़ाई करना है, फिर करंट देखना है, फिर घर वालों से इतना बातें करना है, फिर अगर कोई रिलेशनशिप में उससे इतना टाइम देना है, या नई रिलेशनशिप है तो कोई बात नहीं। फिर आप क्या करेंगे, हर चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एक प्रपोजल बनाएंगे, एक प्रस्तावना रखेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव रखेंगे, मेथड्स क्या यूज करेंगे, और रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ आपका आता है प्रपोजल में। प्रपोजल जब आपका तैयार हो जाता है तो इसी पे आप फिर क्या करते हो, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन करते हो। आप कहेंगे ये क्या बात है, अभी डेटा कलेक्शन था, अभी डेवलपिंग डेटा क्या है, तो लेके आओगे क्या से, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन करोगे। अब ये क्या है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन, ये कहता है विकसित डाटा क्या है। अब विकसित डाटा मीन्स क्या होता है, जैसे क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है। क्वांटिटी मात्रा होती, बहुत सी चीज है। अब आप उसको प्यूरिफाई करोगे, प्यूरिफाई मतलब उसको शुद्ध करोगे कि वास्तव मेरे जीवन में कौन सा शब्द या कौन सी किताब मुझे बेहतर बना सकती है, मेरे रिसर्च में काफी मदद कर सकती है। तो जो मेन पॉइंट होती जिसको बोलते हैं बोल्ड हेडिंग। कभी आपने बोल्ड और इटैलिक अगर कंप्यूटर में लोग लिखते होंगे, एक मोटा मोटा अक्षर होता है, ऐसे मोटा मोटा अक्षर रहेगा, उसको बोलते हैं बोल्ड, किसी भी चीज के जो मोटा, और एक इटैलिक होता है तिरछा। तो आप क्या करेंगे, बोल्ड जो डेवलपिंग होता है उस चीज को आप क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसको सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि अब इतना फिक्स है, 5 आवर मुझे पढ़ना है, 2 आवर मुझे करंट का काम करना है, बाकी फालतू जो रिलेशन है, घर परिवार नात रिश्तेदार, ये सबको साइड में करना है। ये लोग मेरे टाइम को ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, जिसके वजह से मैं क्या करता हूँ, निगेटिविटी में फंस जाता हूँ। पता चला वो घर पे किसी से कॉल किए, किसी बच्चा कोई छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई किया, आपको कंपेयर करके बोलेंगे क्या फलाने का बेटा तो बन गया, तुम क्या कर रहे हो भैया लखनऊ में, दिल्ली मुंबई में बैठ के। तो आपके अंदर एक एंजाइटी का आएगा, टेंशन होगा, सच मैंने कुछ नहीं। जैसे आप लोगों से थोड़ा कट ऑफ करेंगे, बातचीत कम करेंगे, तो आपके पास फालतू के नेगेटिव मैसेज नहीं आएगा, तो आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो वही जो आप फिल्टर करेंगे वही आपको होता है डेवलपिंग डेटा। जब डेवलपिंग डेटा आपके पास बेहतर आता है, फिर इन्हीं डेटा को आप क्या करते हो, एनालिसिस करोगे। यहां पर लिख देते दोस्तों, एनालिसिस क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, अर्थात निर्वचन करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, विश्लेषण करोगे। अब विश्लेषण क्या करोगे, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो मेरे लिए बोल्ड जो डेटा है, डेवलपिंग डेटा है, ये मेरे लिए एनालिसिस क्या करेगा। जब आपको ये समझ जाओगे, अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेना है, और उसके बाद भरपूर पढ़ाई करना है, और कंटेंट को और बेहतर तैयार करना है, बार बार रिवीजन करना है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। ये आपका कहलाता है एनालिसिस। और जब आपका एनालिसिस 100% सही होता है, तब अंत में आप क्या कर देते हो, इसको सबमिट कर देते हो। सबमिट,
ये होता है पूरा प्रोसेस ऑफ स्टेप ऑफ रिसर्च। दोस्तों एक बार फिर से बताते हैं, आप लोग सुनिए। पहले क्या करोगे, किसी भी चीज का प्रॉब्लम को समझो। अब ये तो पढ़ाई के आधार पर बताए दोस्तों, और भी फील्ड ले लो। मान लीजिए आप पर्यावरण पे ले लो। चलिए पर्यावरण छोड़िए, आजकल हेल्थ पे बात करते हैं। चलिए प्रॉब्लम देखिए हेल्थ के ऊपर है। भारत में अभी एक सर्वे डाटा आया कि भारत सबसे ज्यादा डायबिटीज का मरीज होते जा रहा है। 90%, मतलब इस प्रकार से रेशियो है, भारत नंबर 1 पे डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज मतलब शुगर पेशेंट होता जा रहा है। कारण क्या है देखिए, क्या यहाँ की खान पान लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, या यहाँ के लोगों में कौन सी ऐसी चीज है जो आजकल डायबिटीज बढ़ती जाने की क्या कारण है। अब पहले आप क्या ढूंढोगे, प्रॉब्लम, कैसे भारत में इतना डायबिटीज पेशेंट लोग बनते जा रहे हैं, पहले ही ढूंढोगे ना, कारण क्या है, रीजन क्या है। तो आप देखोगे लोगों को जो खान पान के प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं जो खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड तो मिलाया नहीं जा रहा है। पता चला दाल है, चावल है, दूध है, पनीर है, अंडा है, कोई भी चीज आप खाते हो उसमें ऐसी कोई मिलावटी वस्तु ज्यादा नहीं आ रही है। तो आपने देखा नहीं, मिलावटी तो है लेकिन इसका रेशियो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप आइडेंटिफाई क्या करोगे, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। ऐसा तो नहीं पहले लोग पुराने जमाने में सोशल होते थे, आपस में कहीं अलाव या लकड़ जला दिए, 4 लोग बैठ के आपस में बात कर लेते थे, बैठ के चाय पानी करते थे, परिवार के लोग इकट्ठा, ज्वाइंट फैमिली होती थी, अपनी मन की बात एक दूसरे से कह लेते, दादा से, दादी से, या पिताजी, चाचा, ताऊ से कह के मन हल्का कर लेते थे। अच्छे दोस्त होते थे, हंसी मजाक में समय कट जाती थी, तो मन की भड़ास निकल जाती थी। लेकिन आज देखा जा रहा है अब सोसाइटी पूरा न्यूक्लियर होता जा रहा है। न्यूक्लियर वो परमाणु बम नहीं, न्यूक्लियर मतलब छोटा फैमिली होता जा रहा है। आज पता चला एक ही बेड पे मियाँ बीवी हैं, दोनों मोबाइल लेकर के, वो अपनी दुनिया में मस्त, वो अपनी दुनिया में मस्त है। वो इंस्टाग्राम देखो ही कर रही, वो भी देख के ही कर रहा है। अब एक दूसरे से एक बेड पे बात नहीं हो रहा, जो कि कमरे में कम से कम 1 फीट के दूरी पे नहीं, 1 फीट पे ही है, लेकिन पता चला उनकी दूरी लाखों दूरी हो गई है। ब्रेन की दूरी, बातचीत ना करना, हो सकता है इसका वजह हो। अब यही आप क्या करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम कहाँ से आई, खाने पीने से आई, या लाइफ स्टाइल से आई, या सोशल जो आप गैदरिंग करते थे, इकट्ठा होते थे, लोग बात करते थे, या इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया। या तीसरा आप देखेंगे खाने पीने में ऐसा नहीं, वेस्टर्न खाना जो आजकल बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है, इस तरीके का फूड आ गया है, ऐसा नहीं हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पे इस प्रकार से अटैक कर रहा हो या हमला कर रहा हो भाई कि हम ज़्यादा शुगर चीज़ें खा रहे हैं, मीठा चीज़ें वस्तुएं ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप यही क्या करते हो, प्रॉब्लम को ढूंढते हो। जब प्रॉब्लम आपको पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, आपका खान पान, आपका लाइफ स्टाइल, आपका सोशल वर्क ना होना, लोगों के बीच में ना रहना, लोगों से बातचीत ना करना, इंडिविजुअल होना, एक दूसरे को देख करके एंजाइटी डिप्रेशन में जीना। पहले पुराने ज़माने में अगर कोई किसी, मैंने अपने गांव देखा, कोई बाइक खरीद के लेके आया तो गांव के लोग 4 लोग आते थे, उसको देखते, अच्छा ये लाइट है, अरे वाह ये लाल वाली लाइट है, अरे वाह क्या कलरदार गाड़ी लाए भैया, बढ़िया है। जब वो चालू करते 4 लोग खुश हो जाते थे। आज आपके पड़ोसी अगर कोई बढ़िया गाड़ी लेके आएगा, उसे लगेगा एक जरूर किस्त पे लेके आया। क्यों, अब वो सोशल नहीं हो रहा, उसको ये लगा मैं इससे बेहतर बनूं। अच्छी बात है, कंपटीशन करो, लेकिन उस कंपटीशन में जब आपके अंदर ईर्ष्या घुस जाएगी, द्वेष घुस जाएगा, कैसे आप आता, तो आप बीमारी के घर बन जाओगे। जो आप खा रहे हो, इधर बैठ के खाना खा रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, ये क्या हो रहा है। आप ना तो खाने पे ध्यान है, ना मोबाइल पे ध्यान है। तो कहने का मतलब लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। तो क्या क्या प्रॉब्लम ढूंढोगे, खान पान, लाइफ स्टाइल, ना तो बढ़िया सो रहे हो ना बढ़िया जाग रहे हो। दूसरा, तीसरा, लोगों में जो पहले सोशल होते, अब सोशल कोई नहीं है। मैंने देखा बस या ट्रेन में, दोस्तों मेरी आदत है, मैं तो लोगों से बात कर लेता हूँ। बस और ट्रेनों में आप देखते एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, ऐसा लगेगा एक दूसरे दुश्मन बैठे हैं। समय ही ऐसा हो गया। अब यहीं से आप प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई करोगे, इसका बनाओगे डिजाइन, वही आकार दोगे, लाइफ स्टाइल, खान पान, सोशल गैदरिंग ना होना, इकट्ठा ना होना। और तीसरा, उसी हिसाब से आप डेटा कलेक्शन करोगे। डेटा कलेक्शन ही ढूंढोगे कि प्रॉब्लम के बेसिक डेटा क्या है, खुद में प्रॉब्लम है या बाहर वालों में प्रॉब्लम है। तो बाहर वालों का सेकेंडरी डाटा, खुद की अपने प्राइमरी डाटा। फिर वही डेटा को आप क्या करोगे, लेकर के आओगे, उसका बनाओगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जब तैयार करोगे तो बनाओगे प्रपोजल। प्रपोजल जब बन जाएगा तो डेवलपिंग डेटा करोगे। फिर उसी डेवलपिंग डेटा मतलब जो मेन पॉइंट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है, फिर उसी करोगे एनालिसिस और लास्ट में कर दोगे आप सबमिट। तो बस ये होता है स्टेप ऑफ रिसर्च। दोस्तों आज इतना ही है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, एंजॉय करो, मस्त करो। बाकी कल दूसरा वीडियो आपको बताएंगे, टॉपिक रहेगा आपका अगला
मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो आज इतना ही है, वीडियो कंसिस्टेंसी मिलेगा, आप पूरा व्यवहारिक रूप से समझाएंगे, आप लोग एंजॉय करो। बाकी लोग जो कमेंट करते हैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद है, और बाकी जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए बहुत बहुत कोट कोट नमन है। एंजॉय करो, देखो, जीवन का अपना जियो, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।